उन लड़कों के बारे में बताएं जो कहते हैं कि मुझे माहौल चाहिए, मुझे कोचिंग चाहिए। क्या उनका ये सब कहना गलत है? क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करी है, सो मैंने कभी भी किताब का ऑल्टरनेटिव नहीं खोजा। ओके। और मेरा ये ऑनेस्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको जब आपने स्टार्ट किया था जी और जब आपका रिजल्ट आता है, इसके बीच का जो टाइम रहा है, जी इसमें किस तरह का आपका इंप्रूवमेंट होता गया, जो अगर मॉक टेस्ट से लेकर आंसर राइटिंग तक की बात करें तो? हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज की वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाली है जो यूपीएससी का सपना देखते हैं। मेरे साथ हैं ऐश्वर्या मैम, जिनकी 2023 में 10वीं रैंक आई थी। इनका सेकेंड अटेम्प्ट था। आइए इनसे डिटेल डिस्कस करते हैं इनकी जर्नी के बारे में, साथ ही उस जर्नी से आपको सीखने को क्या मिलने वाला है। स्वागत है आपका चैनल पे। मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ जानकारी दें, जितना मैंने बताया उससे। मेरा नाम ऐश्वर्या प्रजापति है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरी सारी पढ़ाई लखनऊ में ही हुई है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने 2022 में दिया था, जिसमें मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी। और 2023 में सेकंड अटेम्प्ट में तीनों स्टेजेस मेरे क्लियर हुए और 10th रैंक आई। ओके, आपके घर के आसपास कोई सिविल सर्वेंट है या फिर आप पहली कैंडिडेट है जो आप अपने एरिया से निकल कर? नहीं, मेरे आसपास या मेरे जानने वालों में भी कोई भी इस फील्ड में नहीं है, तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं ही फर्स्ट हूँ। ओके, आपकी कोचिंग वगैरह लिया है? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। ओनली सेल्फ जी स्टडी? तो सेल्फ स्टडी से आपको जो जहाँ से मिला होगा, आपने अपने नोट्स में नोट डाउन किया होगा, जी तो इसका मतलब आपने फोकस बहुत अच्छा मेंटेन किया था। हम्म, तो क्या वो सोर्स रहे हैं फिर जी जो सेल्फ स्टडी? जी सेल्फ स्टडी मोस्टली जो है कि बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं। हम्म। आपको बस ये देखना है कि आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए। हम्म। सो कोई भी कोचिंग की वेबसाइट आप देख लें, कोई भी बड़ी कोचिंग्स, अच्छी कोचिंग्स जिनका ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है इस फील्ड में, सिविल सर्विसेज मेंटरिंग के फील्ड में, आप वहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जिसमें आपको जो है कि कुछ टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, फ्री लेक्चर्स मिल जाते हैं। हम्म। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मेरा मोस्टली जो सेल्फ स्टडी से चीज़ें मैंने ली थी वो मोस्टली पूरे इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स हैं कोचिंग की, वहाँ से मैं अपना कंटेंट बनाती थी। ओके, आप अपने होम टाउन से ही जी तैयारी की थी या फिर दिल्ली जैसे बड़े शहर में, या फिर कहीं जो लोग कहते हैं कि बड़े शहरों में मुझे जाना पड़ेगा, और आप बिना कोचिंग के उन चीज़ों को टैकल करके यहाँ तक पहुँची है? तो उन लड़कों के बारे में बताएं जो कहते हैं कि मुझे माहौल चाहिए, मुझे कोचिंग चाहिए। क्या उनका ये सब कहना गलत है? कहना गलत नहीं है, पर सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल्ली ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत मैं इसे मानती हूँ। मेरा हमेशा ये मानना है कि आपका घर खत्म होने से दिल्ली शुरू नहीं होता। घर के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप घर में नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, हम्म। आपको नहीं अलग कमरा मिल पा रहा है, आपको नहीं माहौल मिल पा रहा है, माहौल बहुत ज़रूरी होता है। सो आप उसका एक अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। आप अपने घर के आस-पास, अपने शहर में आप रूम ले लें, जैसे कि मैंने लिया था। जी। मैं अपने कॉलोनी के ए विंग में रहती थी और बी विंग में मैंने कमरा लेकर पढ़ाई करी। हम्म। सो आपको बहुत बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मोबाइल, इंटरनेट इन सब चीज़ों ने हर जगह को एक बड़ा शहर ही बना दिया है। तो पढ़ाई आपकी मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों से हो जाती है। 2 चीज़ें मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ी। एक तो मोबाइल और इंटरनेट और दूसरा फ़ोटोकॉपी की दुकान। और ये 2 चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएँगी, इवन आपको रूरल एरियाज़ में भी मिल जाएँगी। आपको बस वो स्ट्रैटेजी सही फ़ॉलो करनी है। और अगर आपने समझ लिया कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, तो आपका दिल्ली आना, बड़े कोचिंग में नाम लिखवाना, बहुत सारे ऐसे लोगों के संपर्क में रहना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। माहौल अकेले भी बनाया जा सकता है पढ़ने का। आप इंटरनेट के माध्यम से ऐसे बहुत एस्पिरेंट से कनेक्टेड रह सकते हैं जो साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहे हैं। जी। एक सबसे बड़ा डाउट होता है एस्पिरेंट के मन में कि पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, जो कोचिंग के नोट्स मिल रहे हैं उनको पढ़ना है, अलग अलग वैल्यू एडिशन के लिए जहाँ से जो मैगजीन्स मिले उनको ऐड करते जाना है। आपको लगता है कि इतना करना जरूरी है, या फिर किसी पर्टिकुलर एक कोचिंग का नोट्स ही इनफ हो सकता है इस तैयारी के? क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करी है, सो मैंने कभी भी किताब का ऑल्टरनेटिव नहीं खोजा। ओके। और मेरा ये ऑनेस्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको कभी भी किताब का ऑल्टरनेटिव नहीं खोजना चाहिए। अगर आपकी एनसीईआरटी किताब का कहीं नोट्स भी बना है, सो मैं यही प्रेफ़र करूँगी कि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें। क्योंकि जब नोट्स आपके कंपाइल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें मिस आउट हो जाती हैं।
तो जब आप ऑथेंटिक किताब से पढ़ेंगे तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। दूसरी बात कि जो आपने बोला कि पहले एनसीईआरटी पढ़ें फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, सो मेरे हिसाब में यही एक सही तरीका है, क्योंकि आप छोटी चीज़ से शुरू करें, बेसिक से शुरू करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है रादर देन कि आप डायरेक्ट ही एडवांस बुक पढ़ने लगें। मैंने तो अपनी प्रिपरेशन में बुक का अल्टरनेटिव कभी नहीं खोजा। नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो आप खुद बना सकते हैं, अपनी समझ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके, मेंस के ऊपर आते हैं मैम कि सबसे पहले दिक्कत आता है कि क्वेश्चन समझने में, उसको ब्रेक जी। करने में, कीवर्ड्स आपके समझने में, और उन सब में कभी आपको दिक्कत हुआ, आंसर राइटिंग स्पीड या फिर लैंग्वेज बैरियर जो लोग कहते हैं, जी। कंटेंट कमी, ये सब कभी प्रॉब्लम हुई आप? ये सब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, अगर होती भी है किसी को तो इनको बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, कुछ ना कुछ इसमें से 1-2 चीज़ें उनको ज़रूर आती हैं। मैंने जो स्ट्रगल किया एज़ एन आंसर राइटिंग लिखने में, तो सबसे बड़ी चीज़ तो थी, शुरुआत में मुझे आंसर लिखने नहीं आते थे, मैं पैराग्राफ्स में लिखती थी। मुझे नहीं पता था कि पॉइंट्स में भी लिखने चाहिए। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, पर जितने भी मॉक टेस्ट मैंने दिए, उसमें से हार्डली 2-4 को छोड़कर मेरा भी टाइम पर कंप्लीट नहीं होता था। कभी 15 मिनट, 20 मिनट, इवन आधे घंटे ज़्यादा भी मैं लिखती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मैटर ये है कि आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढना है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से फिर वो चीज़ें सही हो जाती हैं। जब आपने स्टार्ट किया था जी। और जब आपका रिजल्ट आता है, इसके बीच का जो टाइम रहा है, जी। इसमें किस तरह का आपका इम्प्रूवमेंट होता गया, जो अगर मॉक टेस्ट से लेके आंसर राइटिंग तक की बात करें तो? तो इसका मैं एक बहुत पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि जब मैंने पहला आंसर लिखा था, मेरे 60 मार्क्स आए थे। हिस्ट्री का आंसर, पहला पेपर, उसमें मेरे 60 मार्क्स आए थे जीएस के पेपर में। जी। और बाय द लास्ट, जब मेरा लास्ट मैंने मॉक टेस्ट दिया, एग्ज़ाम से जस्ट 15 दिन पहले, तो मेरे 120 नंबर आए थे। 2 डिजिट से ट्रिपल डिजिट तक मैंने अपने आप को खींचा था जो है आंसर राइटिंग में। और आप 60 से 70, 70 से 80, 60 से 90, 60 से 80, ये आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। पर 90 से 95, 100 से 102 टफ हो वो जाता है। बहुत टफ हो जाता है। पर ये ग्रेजुअली हुआ। 60 नंबर मेरे आए थे पहले अटेम्प्ट में, जब मुझे कुछ नहीं आता था जी। आंसर राइटिंग लिखना, बट मैंने लिखा। और उसके बाद वो उस पर ही इम्प्रूव करते-करते लास्ट में जब 3 डिजिट में मार्क्स आए, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो जो आपकी आंसर राइटिंग पहले वाली थी और अंतिम वाली थी, उसी के सारे आपने इसमें निचोड़ लिखा हुआ अपनी बुक में? जी। मैम की ये बुक है, आप देख सकते हैं, ऐसे और आंसर राइटिंग की, इसमें जितनी भी इनकी जर्नी की उतार चढ़ाव वाली चीज़ें रही हैं, चाहे क्वेश्चन को समझने से लेके कीवर्ड को प्लेस करने या फिर कंक्लूजन, मेन बॉडी फ्रेम, उन सबका इसमें फॉर्मेट मैम ने आई थिंक जी। बहुत। इसके बारे में आप बताएं मैम कि ये इंस्पायर आप कैसे हुई इसके लिए, और साथ ही इसमें क्या है? ये जो बुक है, ये यूपीएससी एसे एंड आंसर राइटिंग मैनुअल। रिजल्ट निकलने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स के टच में मैं आई, और उन्होंने, जैसे एक एस्पिरेंट को डाउट होते हैं कि आंसर कब लिखना स्टार्ट करें, कहीं हमने लेट तो नहीं कर दी, या फिर हम जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, चेक किससे कराना है, पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ्स में लिखें, ये सारी चीज़ें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने उन्होंने मुझसे पूछा। उससे मुझे ये पता चला कि जो डाउट्स मुझे थे वो नॉर्मली जनरली सबको ही होते हैं। इसलिए तब मुझे एक ये क्लिक हुआ कि ठीक है, और अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने सोचा कि एक अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ये सारी चीज़ों को आप एक जगह कंपाइल करके एड्रेस करें, तो शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसका लाभ ले सकते हैं। और क्योंकि हम बोलकर अपनी बात पर्सनली एक-एक एस्पिरेंट को बताने से अच्छा कि आपने जो भी 2 साल में किया है, मैंने जो भी 2 साल में किया है, वो मैं एक अच्छे से तो इसमें फॉर्मेट कितनी है मैम आंसर राइटिंग इसमें करीब? ये बुक मेनली आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है कि आपको आंसर राइटिंग के लिए चीज़ें क्या-क्या ज़रूरी हैं, आपको आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे आप आंसर लिखें, एक अच्छा आंसर क्या होता है, आपको क्वेश्चन कैसे डिकोड करना है, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे एड्रेस करना है। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि हम लिखते तो हैं, बट हमें मार्क्स कम मिलते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन को समझा नहीं। जो चीज़ पूछी गई है, हमने वो छोड़ के बहुत सारी चीज़ें लिख दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। एक टाइम बाउंड मैनर में, एक डेडिकेटेड स्पेस में जो आपको आंसर लिखना होता है,
वो आपकी स्किल जो है टेस्ट करता है कि आपने कम शब्दों में, कम टाइम में जो पूछा था वो लिखा है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें कैसे डेवलप करें, कब लिखना शुरू करें, कैसे लिखें, एक अच्छा आंसर क्या है और इम्प्रूवमेंट कैसे देखें, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। GS 1, 2, 3, 4 इसके अलावा एस्से और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग। हर एक आंसर राइटिंग में कुछ-कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। आपको कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप GS 4 लिख रहे हैं, तो आपको अलग से चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, तो कुछ अलग चीज़ें आपको ध्यान वो सारी चीज़ें, वो सारे डिटेल इसमें मैंने मेंशन किए हैं। ओके, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर कुछ आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत हो रही हो तो परचेज कर सकते हैं। आइए कुछ लास्ट क्वेश्चन मैम से। मैम, आपके सबसे वीक सब्जेक्ट कौन से रहे और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा रहा? जी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट्स ठीक ही लगते थे। वीक मैं बता सकती हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट था जो कभी मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा। मैंने अपने 10th और 12th के टाइम पर भी जो भी सोशल साइंस 1-2 चीज़ें पढ़ी, उसमें भी मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। सो बिल्कुल ही नया था मेरे लिए, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हुए, जो मोस्टली मेरा चैलेंजिंग पार्ट था प्रीलिम्स के लिए खासकर, वो इकोनॉमिक्स का ही था। तो इकोनॉमिक्स वीकेस्ट था। ओके, आपने पूरे जर्नी में मैम सबसे मेमोरेबल टाइम कुछ रहा है आपका कि वो यादगार बन गया हो? सिर्फ मैं इस जर्नी की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा मोमेंट? ऐसा कोई मोमेंट तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा बट पढ़ाई से ही रिलेटेड मैं आपको बता सकती हूँ कि वही जो मैंने आपको बताया कि जो 60 से 120 नंबर, तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था और जब ये हुआ कि हमें मेंस लिखना है और उसके 1 हफ्ते पहले जब मैंने टेस्ट दिया, सो मुझे जो भी मेरी इन्फॉर्मल मेंटरिंग रही थी, जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे मार्क्स आ गए ट्रिपल डिजिट में, और अच्छी मतलब एस्पिरेंट्स में आपस में रैंकिंग होती है तो उसमें अच्छी रैंक आई। सो जब मैं डर रही थी, बहुत घबरा रही थी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, सो मैंने अपने मेंटर से पूछा कि मुझे डर लग रहा है, तो उन्होंने पूछा कि आपके इस वाले टेस्ट में GS 1 to 4 में आपके कैसे मार्क्स आए? सो मैंने उन्हें बोला था कि मेरे 3 डिजिट मार्क्स आए हैं, तो उन्होंने बोला था फिर आपका सिलेक्शन पक्का है और आपके अगर 3 डिजिट इसमें आए हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी सब में 3 डिजिट ही आएँगे। सो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला था और रियली मेरे सारे सब्जेक्ट्स में 3 डिजिट मार्क्स ही आए हैं। सो वो एक मुझे विजुअल चीज़ दिखी कि 60 नंबर से शुरू करने से लेके आपने इम्प्रूव करते-करते आप कितना आगे तक आए। सो वो उस टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, ये मेरे सारे क्वेश्चन थे जो मैंने पर्सनल आपसे पूछे। जी। इस जर्नी ने आपको क्या सिखाया और आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उनके लिए जो बिगिनर है, साथ ही जिनका 1-2 बार अटेम्प्ट दिया उनका क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए क्या मैसेज? मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी थी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, बट मैंने ज़रूर बहुत सारी चीज़ें सीखी इसमें। सबसे पहली जो चीज़ मैंने सीखी है वो है पेशेंस। मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ और थी। बहुत जल्दीबाज़ी में चीज़ें करने की कोशिश करती थी, सोच रही थी कि मैं 1 दिन में बहुत सारा पढ़ लूँ। बट तैयारी में पता चला कि आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा-थोड़ा करना है पर हर दिन करना है। सो एक कंसिस्टेंसी और एक पेशेंस जो थी, वो दोनों चीज़ें, अब मैं काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हूँ हर चीज़ को कि मुझे लगता है टाइम देके करना ज़्यादा बेटर है। दूसरा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले एग्ज़ाम को समझिए। एग्ज़ाम 2-3 चीज़ों से समझा जाता है, सिलेबस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा आप मोटिवेशन के पीछे ना भागें, फर्ज़ी मोटिवेशन के पीछे, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी बिना एग्ज़ाम के बारे में जाने भी तैयारी शुरू करते हैं और फिर जब निराशा हाथ लगती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो इसलिए पहले एग्ज़ाम को समझें। इसके अलावा जो लोग 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और वो उनका नहीं हुआ है, सो उनको ज़रूरत है इंट्रोस्पेक्ट करने की, क्योंकि आपकी गलतियाँ जो हैं, वो ही आपको आगे ले जाएँगी। सो गलतियों को आपको पहचानना है, अगर आपने पहचान के सुधार लिया, तो ही आप आगे जा पाएँगे। ये पर्सनली मैंने फ़ील किया, जो भी आंसर मैंने लिखे, उसमें मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिलते थे, इन द सेंस क्रिटिकल कमेंट्स मिलते थे। बट मैंने उन्हीं कमेंट्स को पकड़ा जिनमें सबसे खराबी थी कि आपने ये चीज़ खराब लिखी, आपने उसी को पकड़ा, उसी को सबसे पहले जो रेक्टिफ़ाई किया, वही चीज़ रेक्टिफ़ाई की। सो इसलिए अपनी गलती को पहचान लें। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट हो वो भी कमेंट कर दें ताकि मैं किसी अगले टॉपर से जब मिलूं तो वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं जाके। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।